हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वे के साथ डिस्क्राइब करूं। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कुछ रखी है। तो पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी करेंगे। जब थोड़ा चैप्टर रीड करने के बाद सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस चैप्टर की रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से वो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 2 बार वही चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, आपके डॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। तो वहां से देख के आपकी सारी की सारी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन और विलेज एंड टाउन्स। तो कहता है कि कैन यू, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान कर सकते हो, एंड नेम द वेरियस आइटम, तो उन सभी आइटम्स के नेम की, यूज्ड इन मेकिंग, जो यूज की जाती, प्रयोग की जाती है, मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, तो आपकी जो लाइफ है उनको कंफर्टेबल मीन्स की आरामदायक बनाने के लिए, और विलेज आपके गांव में और आपके शहरों में, ठीक है। तो लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो कहता है कि ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करो और उनको बनाने में जो प्रयोग होने वाले पदार्थ है ना, उनके नाम भी बताएं। तो ऐसे वस्तुओं की एक सूची बनानी है जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो उनको बनाने में आगे जो पदार्थ लगते हैं ना, उसकी सूची भी आपने बनानी है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि एवरीथिंग अवेलेबल्स इन और एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। हाँ जी, कहता है कि एवरीथिंग अवेलेबल मीन्स कि जो हमारे वातावरण है, ठीक है, में उपलब्ध हर चीज में, जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसमें उपलब्ध हर एक चीज जिसका प्रयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो वह चीज, सारी वस्तुएं जो हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में मौजूद है, जिनका प्रयोग हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बशर्त है कि कहता है कि बशर्त इट इज टेक्निकली एसेसेबल। तो टेक्निकली एसेसेबल होता है तकनीकी तौर से पहुंच के अंदर हो, आपकी एसेसेबल होता है पहुंच के अंदर होना, ठीक है। तो टेक्निकली एसेसेबल पहुंच के अंदर हो। इकोनॉमिकली फीसेबल का मतलब होता है कि आर्थिक तौर पे संभव हो, ठीक है, आर्थिक तौर पर संभव हो। और एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स कि सांस्कृतिक तौर पे मंजूर हो, ठीक है। तो उन सभी को क्या बोलते हैं हम, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपने लर्न करनी है। सारा चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो ये मेन थिंग्स है आपके चैप्टर की, थीम है आपके चैप्टर का। तो इसी के इर्द गिर्द सारा का सारा हमारा चैप्टर घूम रहा है। हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मीन्स कि हमारे जो वातावरण है ना, हमारे वातावरण में उपलब्ध जो भी चीजें उपलब्ध है, ठीक है, में तब्दीली की प्रक्रिया, ठीक है, उनमें जो तब्दीली हो रही है उसकी प्रक्रिया में कुदरत, जो कुदरत होती है, जो एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आ गई, एंड संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन में आपसी संबंध शामिल होता है, ठीक है। इन सभी में आपसी एक संबंध है, एक रिलेशन बना हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट होता है तेजी लाना, देयर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन बीइंग कहता है कि, हाँ जी, कहता है कि जो मानव है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति के साथ, ठीक है, नेचर के साथ बातचीत करता है और अपने आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए साधनों का निर्माण करता है, ठीक है।
तो अपने जो आर्थिक विकास है उसको तेज करने के लिए साधनों का प्रयोग करता है, साधनों का निर्माण करता है, ठीक है, उनको बनाता है। आगे कहता है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज कंज्यूम्ड बाय मैनी। कंज्यूम्ड होता है ग्रहण करना। हाँ जी, वो कहता है कि क्या आप भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, कि कुदरती उपहार समझते हैं इसको। दे आर नॉट, कहता है कि ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कहता है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। तो मानवीय क्रियाएं जो करता है, इंसान जो क्रियाएं करता है, उसके कारण ये होता है। तो ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। कहता है कि जो मानव है ना, खुद भी रिसोर्सेज का एक हिस्सा है, ठीक है, संसाधनों का एक हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन और एनवायरमेंट इनटू ए रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो कहता है कि वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता है तथा उनका प्रयोग करता है। मीन्स की जो पर्यावरण में, कुदरत में जो मिलता है उसको और अच्छे से बनाता है। जैसे कॉटन मिलती है, कॉटन से कपड़ा बना के उसका प्रयोग करता है। तो वो क्या करता है कि पर्यावरण में पाए जाने पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देता है, मीन्स की रिसोर्सेज में बदल देता है, बाद में उसका प्रयोग करता है। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। तो इनको फॉलोइंग वे से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकरण इनका किया जा सकता है निम्न प्रकार। तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे बायोटिक और बायोटिक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व हो गया। हाँ जी, अब डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। देखिए कहता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ये डायग्राम देखो। इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशन बताया। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ नेचर के साथ अपना संबंध बनाता है। टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके नेचर के साथ अपना संबंध बनाने के बाद वो इंस्टीट्यूशन बनाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके नेचर के साथ संबंध बनाने के बाद इंस्टीट्यूशन स्थापित करता है वो। मीन्स की टेक्नोलॉजी की सहायता से, ठीक है, नेचर के साथ संबंध बनाने के बाद वो इंस्टीट्यूशन स्थापित करता है। तो आगे आ गया हमारा रिसोर्सिस। तो ये रिसोर्सिस का एक चार्ट है, तो इसको देखते हैं। रिसोर्सिस को दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया हुआ है। तो एक तीसरा भी आ जाएगा इसमें, ह्यूमन मेड बातें हैं, तो बाद में देखते हैं उसको। पहले नेचुरल और ह्यूमन बीइंग में डिवाइड किया, ह्यूमन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आगे फर्दर दो हिस्सों में आ गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो गए, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू और फ्लो, फॉर एग्जांपल विंड और वाटर, जो लगातार मिलते रहते हैं हमें, ठीक है, खत्म ना होने वाले। तो बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन आ जाता है, कुदरती वनस्पति, फॉरेस्ट वगैरह, तो वाइल्ड लाइफ, जंगली वन वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद नॉन रिन्यूएबल्स में आ जाते हैं रिसाइकेबल मेटल्स। रिसाइकेबल मेटल्स होते हैं जैसे लोहा है, ठीक है, हमने जमीन से निकाल लिया लोहा, फिर उसको जंग लग जाता है या खराब हो जाता है, तो उसको फिर में फैक्ट्री में भेज के उसको दोबारा से शुद्ध करके बना लिया जाता है। तो रिसाइकेबल हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं। तो नॉन रिसाइकेबल होता है कि एक बार प्रयोग हो गए उसके बाद प्रयोग नहीं हो सकते। जैसे पेट्रोल है, एक बार यूज हो गया उसके बाद नहीं हो सकता। कोयला एक बार यूज हो गया उसके बाद नहीं हो सकता। उसके बाद ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब हो गया संरचनाएं एवं संस्थाएं, संरचनाएं एंड संस्थाएं। उसके बाद है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी मीन्स की मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आगे आ गया आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो एक्टिविटी है, 2 रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है ईच कैटेगरी में से आपने। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज को जानने से पहले हम डायग्राम के द्वारा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करेंगे, उसके बाद इसको दोबारा से करेंगे। हाँ जी, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में भी सभी से पहले वही आता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy your need, provided it is a technically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resources। तो उनको resources कहते हैं। तो वही है कि जो हमारे जो वातावरण में उपलब्ध हर चीज जिसकी प्रयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए,
ठीक है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि ये तकनीकी तौर पे पहुंच के योग्य हो, मीन्स की तकनीकी तौर पे पहुंच के अधीन आती हो, ठीक है ना। तो आर्थिक जो इकोनॉमिकली होता है, आर्थिक तौर पे संभव हो मिलने के, आप आर्थिक तौर पे भी आपको मिलती भी हो, ये ना हो कि आपको मिल भी नहीं हो, फीसेबल हो, ठीक है, संभव हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक तौर पे मंजूर भी हो, तो इन सभी को क्या बोल देते हैं, रिसोर्सेज बोल देते हैं, ठीक है। तो कोल, वाटर, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। तो सीधा आपको ये नहीं भी आता तो यहाँ तक भी आप लिखते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर नीड इज कॉल्ड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। देखो, एवरीथिंग वह सारी वस्तुएं जो हमारे एनवायरमेंट में है, जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हो। पर ये बड़ी क्लास होने के कारण ये आपने लर्न करना है, वैसे इतना भी आपका बन सकता है, ये आपने 8 क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो इसमें थोड़ा सा आपने ये ऐड करना है। इसमें क्या करना है, इट इज ए टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स, तो ये आपने ऐड करना है। एग्जाम्पल कोल, वाटर, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है इसकी। हाँ जी, तो ये देखिए रिसोर्सिस, तो पहले होता है अवेलेबल इन और एनवायरमेंट, जो मौजूद है हमारे एनवायरमेंट में, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे नहीं है। तो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो कुदरती जो हमारी ह्यूमन नीड्स है, इंसान की जरूरतों को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। टेक्निकली असेसेबल, तकनीकी तौर पे पहुंचे योग्य है, पहुंच के अंदर है, ठीक है। इकोनॉमिकली फीसेबल, आर्थिक तौर पे संभव है, ठीक है, आर्थिक तौर पे संभव है। कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है कि सामाजिक तौर पे स्वीकृति योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, ये मीन संस्कृति रूप में सक्रिय है, मीन कि उनको स्वीकार किया जा सकता है संस्कृति के रूप में। हाँ जी, तो ये आपका पूरा रिसोर्सेज का चार्ट आ गया, जिसको डिटेल में बना रखा है मैंने। तो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल हो गया, ह्यूमन हो गया और मैन मेड हो गया। तो मेन ये रिसोर्सेज होते हैं आपके। पहला रिसोर्सेज को डायग्राम में देखें तो पहले रिसोर्सेज को नेचुरल, फिर ह्यूमन, फिर मैन मेड में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को आगे हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे। इसमें बायोटिक और अबायोटिक आ जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, कुदरती होते हैं, रॉक जो सांस लेते हैं, ठीक है, जीवित होते हैं। इसको डिटेल में करेंगे, पहले इसको यहाँ से देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। एग्जिस्टेबिलिटी के आधार पे है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो आगे आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे आ जाते हैं पोटेंशियल आते हैं, डेवलप्ड आते हैं, स्टॉक एंड रिजर्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालकियत के आधार पे, ठीक है, मालकी के आधार पे इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है। तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर ले, क्वालिटी और क्वांटिटी भी, क्वांटिटी इसमें आ जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाता है। तो मैन मेड में स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन आ जाता है। हाँ जी, तो कोई शॉर्ट फॉर्म को देख लेते हैं। कहता है अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो पहले अबायोटिक रिसोर्सेज बात करते हैं। ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो वह सारे रिसोर्सेज जो बने होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है, जो वस्तुएं नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती, जो चल फिर नहीं सकती, उनसे बने होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को अबायोटिक रिसोर्सेज बोल देते हैं। जैसे लैंड हो गया, जमीन, पानी हो गया, सॉइल हो गया, एक्सेट्रा। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लाइफ एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, वो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है। आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन प्राप्त होते हैं। तो बायोस्फीयर आपको पता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलते हैं, तो वहां पे हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है, वहां से ऑब्टेन होते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स होगी, एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गया, ठीक है। तो उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाता है। दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
फॉर एग्जाम्पल द सोलर एनर्जी। हाँ जी, कहता है कि यह वह स्रोत है जो किसी निर्धारित समय में शारीरिक, मैकेनिकल या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण या दोबारा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वो साधन आ जाते हैं, ठीक है, जिनको दोबारा से तैयार किया जा सकता है, ठीक है, जो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, एयर हो गई इसमें। तो वह सोर्सेस होते हैं जो रिन्यूड होते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं। आगे आ गया मैन मेड रिसोर्सेज। तो दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो वह रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग, इंसान द्वारा बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, हेल्प किसकी हेल्प लेके, मशीन्स की हेल्प लेके बनाए जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल इंडोमेंट्स। तो नेचुरल इंडोमेंट्स होता है कुदरती दातें जो भगवान ने हमें दी हुई है, ठीक है। इज द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में? जमीन के रूप में, पानी के रूप में, वेजिटेबल वनस्पति के रूप में, एंड मिनरल्स के रूप में आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जो कुदरती दातें, जो दास है जो भगवान ने हमें दी हुई हैं, पानी हो गया, हवा होगी, वेजिटेशन, सभी को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये कुदरत का हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर द दोज रिसोर्सेज विच वंस यूज कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड। तो एक बार यूज होने के बाद ये दोबारा से नहीं बनते हैं, ठीक है, तो दोबारा से ये नहीं भरते हैं। तो इसमें कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स आ गया। जैसे रीन्यूएबल था तो ये नॉन रीन्यूएबल है, तो उसमें याद ही उसके साथ ही लर्न कर लेना है इसको आपने। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। तो ये प्राइवेटली तौर पे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग किए जाने वाले होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के अपने पर्सनल होते हैं। जैसे प्लॉट हो गया, फील्ड, हाउस, कार, बुक्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। जैसे पेन है, तो पेन आपका है तो आपका इंडिविजुअल सोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स जो आपकी खुद की चीज होती है वो आ जाता है। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की बात कर ले, द रिसोर्सेज विच आर एसेसेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एसेसेबल होता है पहुंच के अधीन होते हैं, सभी कम्युनिटी मेंबर की पहुंच के अधीन होते हैं जो रिसोर्सेज, साधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विलेज पॉन्ड हो गया, ठीक है, और पब्लिक पार्क हो गया, प्ले ग्राउंड हो गई, जैसे गुरुद्वारा हो गया आपकी, वहां पे सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। मंदिर को सभी लोग यूज कर, स्कूल को सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो जहां पे सारे कॉमनली लोग जाके उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए उपलब्ध होता है, तो इस तरह की जगह को कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज बोल देते हैं। तो आगे हमारा आ गया नेशनल रिसोर्सेज। तो ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। तो जो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो स्टेट के अधीन आ जाते हैं, आपके राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आ जाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। हाँ जी, कहता है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ऑन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ऑन्ड किए जाते हैं एंड रेगुलेट किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, इनकी अंतरराष्ट्रीय जो संस्था होती है उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो कौन इसका यूज करेगा, ठीक है। द ओशियाटिक रिसोर्सेज, हाँ जी, कहता है कि बियॉन्ड द 200 न्यूक्लियस माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन beyond to open ocean and no individual country can utilize these without the concerns of international institution। तो कहता है कि जो देश की समंदर में 200 किलोमीटर की दूरी से परे जो होते हैं क्षेत्र आ जाते हैं खुले महासागर में, संस्थाओं पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। तो 200 किलोमीटर से दूर चले जाते हैं, उसी किसी देश का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता। तो इस संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय जो होती है संस्थाओं की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हाँ जी, कहता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल को संभावित रिसोर्सेज भी बोल देते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, तो वो क्षेत्र में हमारे में मिलते तो हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पर हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण, और अदर रीजन, और बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में सोलर एनर्जी तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में पानी भी बहुत है, नदियां भी बहुत है, पर उनके ऊपर बांध बना के उस पानी का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, कई कारण हो सकते हैं इसके। तो इस तरह के रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। हाँ जी, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात कर लें, दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमिन फॉर द यूटिलाइजेशन। तो ये संसाधन है या रिसोर्सेज है जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और उपयोग के लिए इनकी गुणवत्ता ठीक है और मात्रा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये वह रिसोर्सेज होते हैं विच हैज बीन सर्वेड, जिनका सर्वे भी हो गया होता है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी डिटरमिन पता लगा चुके हैं और यूटिलाइज करने की यूटिलाइजेशन होता है कि इसका प्रयोग करने की, मीन्स कि ये वह साधन होते हैं ठीक है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। तो स्टॉक की बात कर लेते हैं। दीज आर द मटीरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट कुड नॉट बी यूज्ड एज द ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कहता है कि ये वह पर्यावरण की सामग्री है, मीन्स की जो ये पर्यावरण की ऐसी सामग्री है जो मानव की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता तो रखती है, मीन्स की मानव की जरूरतों को पूरा तो कर सकती है, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है, यूज इसका नहीं हो पा रहा है क्योंकि मानव के पास ना अभी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो इसको प्रयोग करने की अभी टेक्नोलॉजी इंसान के पास नहीं आई है। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जब आएगी तो अभी इन स्टॉक्स का हम यूज कर पाएंगे। तो आगे रिजर्व आ गया हमारा। तो रिजर्व क्या होता है? दे आर पार्ट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का ये हिस्सा है, इसी का एक हिस्सा होता है। दे कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इनका तो प्रयोग हम नहीं कर पा रहे थे ना, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी उसके साथ। नो हाउ, हमें पता भी कैसे करना है, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो पर इनका यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दे कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ जी, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से सारे क्लियर हो गए। अब दोबारा से इसको बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। ओरिजन होता है उत्पत्ति के आधार पे, हमने देखा था कितने होते हैं, 2 होते हैं, बायोटिक होते हैं और अबायोटिक होते हैं। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से ये मिलते हैं हमें। एंड हैज लाइफ, तो इनमें जीवन होता है, सच एज ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फाउना हो गया, मीन्स की कुदरती वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। तो ये इसमें आ जाते हैं। फिशरी से आपका मछली वगैरह हो गया, पालन वगैरह हो गया। तो लाइव स्टॉक आपका होता है पशुधन, जिसमें भेड़ बकरी गाय सारे आ जाते हैं। हाँ जी, तो बायोस्फीयर कौन सा हिस्सा होता है? देखिए जहां पे हाइड्रोस्फीयर पानी वाला हिस्सा, लेथोस्फीयर जमीन वाला हिस्सा, एटमोस्फीयर जो हमारा हवा वाला हिस्सा, जहां पे ये तीनों मिलते हैं ना, वहां पे एक नया स्फीयर बनता है जिसको बायोस्फीयर बोल देते हैं। तो जहां पे जीव मंडल जिसको बोल देते हैं, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। हाँ जी, तो बायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनती है कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, तो उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोल देते हैं। ठीक है, तो बायोटिक लिविंग थिंग्स से और बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। फॉर एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स हो गया। ठीक है, तो आगे आ गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। एग्जिस्टेबिलिटी होती है समाप्तता के आधार पे, मीन्स की कौन से खत्म होने वाले हैं, कौन से नहीं खत्म होने वाले। ठीक है, तो क्लियर है एग्जिस्टेबिलिटी का मीनिंग। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कहता है कि रिन्यूएबल होता है नवीनी करने योग्य जो रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण या पुनर्उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से पुनर्उत्पादित किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य दोबारा से जो बन सकते हैं, रिप्लेनिशेबल होता है। ठीक है, तो वो सारे इसी में आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। कहता है एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये ना खत्म होने वाले साधन है। ठीक है, सूरज की जो रोशनी हमें लगातार मिलती रहती है, ये खत्म नहीं हो सकती। हवा हमें लगातार मिलती रहती है, पानी हमें लगातार मिलता रहता है। गंदा हो सकता है पर पानी धरती से खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, पीने योग्य पानी हमें नहीं मिल सकता पर
जो पानी का वाटर साइकिल है वो हमेशा चलता रहेगा। फॉरेस्ट हो गए, जंगल कभी खत्म नहीं होते, आगे से अपने आप बढ़ती रहती हैं। तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर वो रहते हैं, इनको नुकसान तो पहुंचाया जा रहा है पर खत्म ना होने वाले में आ जाते हैं। तो कुछ की एग्जाम्पल है इसकी, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यू और फ्लो। कहता है कि इनको आगे फिर डिवाइड किया गया है सतन अथवा प्रवाह जो संसाधन के रूप में, ठीक है, विभाजन 1.2 में देखो कहता है। तो आगे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाता है। तो कहता है कि दीज अकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मीन की इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो बहुत समय लगता है इन को बनने में, जो रिसोर्सेज बनते हैं। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स। तो मिनरल्स जो होते हैं धरती के नीचे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो आपका जीवशाम बनते हैं धरती के नीचे, ठीक है, ईंधन बनता है जो धरती के नीचे, जैसे हजारों साल लाखों साल दबे रहने के बाद जो डायनासोर थे वो तेल में बदल गए, और जो आपके बड़े बड़े ट्रीज थे वो किस में बदल गए, वो कोयले में बदल गए। तो इसको बहुत लंबा समय लगता है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है, इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है। तो सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल। तो कुछ इसमें से साइकेबल होते हैं, मीन्स कि उनको दोबारा से चेंज करके बना लिया जाता है। जैसे लोहा है, लोहे को अब जंगाल लग गया, उसको फैक्ट्री में बेच के दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है और वस्तु बनाई जा सकती है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल, तो कुछ जो होते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल, तो जो दोबारा से नहीं बन सकते, ठीक है, रिसाइकल उनको नहीं किया जा सकता। जैसे एंड गेट एग्जस्टेड विद देयर यूज, तो एक बार उनका प्रयोग करने के बाद वह खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। हाँ जी, आगे आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप होता है स्वामित्व, मालकी के आधार पे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात कर ले पहले। दीज आर आल्सो ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, तो प्राइवेटली तौर पे एक इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड, तो कई फार्मर्स की अपनी लैंड होती है, विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट देती है, उनको प्रदान की होती है, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की होती है। अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो अगेंस्ट इसके बदले में वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, लगान देते हैं, ठीक है। और आगे कहता है कि इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप बट दे आर मैनी हु आर लैंडलेस। तो गांव में देखते कई लोगों के पास अपनी जमीन होती है, अब उसके ऊपर उनका खुद का अधिकार होता है, कईयों के पास जमीन नहीं होती है, ठीक है। तो अगर बात कर ले अर्बन पीपल की, शहरों के जो लोग होते हैं ऑन प्लॉट, तो उनके अब खुद के प्लॉट होते हैं, हाउसेस होते हैं, एंड अदर प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टीज उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो ये किस में आ जाती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाती है। आगे कहता है प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप। तो ये ऑनरशिप के आधार पे को जो रिसोर्सेज है बाय इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप इंडिविजुअल मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन्ड बाय और हाउस होल्ड। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, इसकी अपने परिवार के संसाधनों की एक लिस्ट बनानी है। हाँ जी, वो कहता है कि ना जो शहरों में, ठीक है, शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, ठीक है, जैसे बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब और कुओं का जाल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व, मीन्स कि उनके खुद के होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये इनकी एक एग्जाम्पल है। तो अपने परिवार के कहता है कि संसाधनों की एक सूची बनानी है जो आपके खुद के हैं। तो आगे हाँ जी, आगे हमारा आ गया कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। दे आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये सारे मेंबर जो होते हैं कम्युनिटी की, ठीक है, उनकी पहुंच के अधीन होती है, ठीक है, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। विलेज में जो कॉमन ग्रेजिंग लैंड होती है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद बैरियल ग्राउंड होती है कब्रिस्तान। विलेज पॉन्ड, जो विलेज का पॉन्ड होता है, तालाब होता है, एक्सेट्रा, तो इसमें आ जाते हैं। पब्लिक पार्क आ जाता है, पिकनिक स्पॉट इसमें आ जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स आ जाती है। इन अर्बन जो शहरी इलाकों में आती है, अर्बन एरिया में आ जाती है। आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग हियर। डी फैक्टो होता है वास्तव में
वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए होती है। हाँ जी, उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वह सारे रिसोर्सेज जो राष्ट्र से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। तो कहता है कि इसके ऊपर जो कंट्री है लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे उसके पास पावर होती है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स, कि जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है, कानून होता है कि जो व्यक्तिगत जो संसाधन है, ठीक है, जो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित के आधार पर प्रयोग कर सकती है। जैसे हमने मान लो रोड बनाना होता है, रोड बनाने के लिए कई घर बीच में आ जाते हैं, तो उस घरों को वहां से हटा के उनको कहीं और जमीन दे दी जाती, तो ये गवर्नमेंट को अधिकार है यहाँ पे। यू माइट हैव सीन रोड, कैनल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन ए फील्ड ऑन्ड बाय सम इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसकी हमने एग्जांपल देखी है। कहता है कि आपने देखा कि रोड, कैनल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड बने होते हैं फील्ड ऑन्ड बाय सम इंडिविजुअल के जो स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। हाँ जी, कहता है कि जो शहरी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इसको सरकार ने पावर दी होती है जमीन को एक्वायर करने की। ठीक है, जमीन को एक्वायर करने की। एक्वायर का मीनिंग होता है हासिल करने की। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया जो होता है समुद्री इलाका, अप टू द 12 न्यूक्लियस माइल 22.2 किलोमीटर का होता है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज ए ट्रिटियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। हाँ जी, कहता है कि जो ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, वाइल्ड लाइफ लैंड जो हो गई, विद द पोलिटिकल बाउंड्रीज के साथ, ओशियाटिक जो समुद्री एरिया में 12 न्यूक्लियस माइल तक, ठीक है, 22.2 किलोमीटर तक, फ्रॉम द कोस्टल एरिया से 22.2 किलोमीटर तक, जो ट्रिटियल वाटर जो होता है बीच में, जो सारा पानी वाला एरिया आ जाता है, तो इस सभी के ऊपर हमारे नेशन का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार था। 200 किलो जो मील्स वाला था, तो वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो जो कहता है कि 12 समुद्री मील तक महासागरी जो क्षेत्र होता है, इसमें पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। तो कोई इसमें मिलने वाले जो भी इसमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो जिस राष्ट्र के पास में ये आएगा, ठीक है, एरिया आएगा, तो उसी राष्ट्र की ये संपत्ति हो जाएगी। तो हाँ जी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहता है कि देयर आर ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कहता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं साधनों को नियंत्रित करती है, रिसोर्सेज को नियंत्रित करती है। द ओशियाटिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूक्लियस माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन and no individual country can utilize these without the concerns of international institution। तो कहता है कि जो तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी, जो 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है, ठीक है, से परे जो खुले महासागर आ जाते हैं, संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। तो 200 किलोमीटर से जो आगे चले जाते हैं उस पर किसी देश का कहता है कि अधिकार नहीं होता। खुले महासागर संसाधनों पर किसी देश का भी अधिकार नहीं था, जो खुले में आ जाते हैं ये सारे 200 किलोमीटर 200 मील से आगे, जो न्यूक्लियस माइल से आगे चले जाते हैं, तो खुले में आ जाते हैं। इस किसी एक देश का इसके ऊपर अधिकार नहीं होता। तो इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जो संसाधन उसमें से निकालने होते हैं ना, तो इनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, उनकी सहमति के बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो आगे कहता है कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज न्यूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। हाँ जी, वो कहता है कि क्या आप जानते हो कि भारत के पास जो भारत है हमारा, इसके पास भी
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर में तलछटी मैगजीन, तो हिंद महासागर के जो है वहां पे जाके जो मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने की, ठीक है, माइन करने का इंडिया को अधिकार मिला हुआ है, करने का अधिकार है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान करें, इसके अलावा आप भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कहता है पहचान करें। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पे इसको बोल देंगे। कहता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसको संभावित साधन भी बोल देते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, तो उस एरिया में तो मिलते हैं ये रिसोर्सेज, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, तो पर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पर्टिकुलरली राजस्थान में, खासतौर पे राजस्थान और गुजरात में, हैव इनॉमस, तो इनॉमस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड रिसोर्सेज एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। मीन्स कि यह वह साधन होते जो प्रदेश में विद्यमान तो है, प्रदेश में है तो उस एरिया में है तो है, पर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यूटिलाइज उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे कहता है कि भारत में पश्चिमी भाग जो विशेषकर राजस्थान और गुजरात के हिस्से में पवन जो हवाएं होती हैं और सौर ऊर्जा, सूरज की जो ऊर्जा होती है, संसाधनों की अपार संभावना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी मात्रा मिलती है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये मात्रा इनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पर इनका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। तो हाँ जी, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात कर ले, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन, दीज डेवलपमेंट फॉर रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी। तो कहता है कि वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है, सर्वेक्षण हो चुका है उनका, ठीक है, और उनकी जो उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, उस गुणवत्ता और मात्रा को भी निर्धारित किया जा चुका है, तो विकसित संसाधन कहलाती है, तो उनको डेवलप्ड रिसोर्सेज बोल देते हैं। तो संसाधनों का विकास प्रयोग की, जो कुछ संसाधनों का जो विकास है टेक्नोलॉजी के ऊपर और फीसिबिलिटी संभावता के स्तर पर निर्भर करता है। मीन्स की स्रोतों का विकास उनकी संभावनाओं और टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होता है, इसकी उसके ऊपर निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है ये। तो आगे हमारे पास स्टॉक आ गया, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, तो वह मटेरियल एनवायरनमेंट में मौजूद जो क्षमता रखता है इंसान की जरूरतों को पूरा करने की, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, तो हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज एन कंपोनेंट ऑफ टू गैसेस, दो जो पानी है दो गैसों का कंपोनेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रोजन को रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, नो हाउ टू बी यूज इट फ्रॉम इट्स पर्पज, तो इसके पर्पज के लिए इसका किस तरह हम यूज कर सकते हैं, हैंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, तो इसीलिए इसको स्टॉक में रखा गया है। हाँ जी, तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो भंडारण क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कि पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को, मानव की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, परंतु उपयुक्त प्रयोग की, उपयुक्त टेक्नोलॉजी के कमी के कारण, ठीक है, उनकी पहुंच से बाहर है, ठीक है, तो उसका प्रयोग तो हम करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इसका यूज करने के लिए भंडारण में शामिल होते हैं, उसको स्टॉक बोल देते हैं। अब क्लियर है कि मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, परंतु हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, इसके हमारी पहुंच से वो बाहर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए कहता है कि जो जल है, जो वाटर है, दो ज्वलनशील गैसों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, का यौगिक है, तथा ये ऊर्जा का कहता है कि मुख्य स्रोत भी है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊर्जा का कहता है मुख्य स्रोत है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक जो टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है। हाँ जी, आगे कहता है रिजर्व, दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक। तो कहता है कि ये भंडारण का ही हिस्सा है, ठीक है, स्टॉक का ही एक हिस्सा है। कहता है कि विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो हम जानते भी है इसको यूज में लाना, पर इनका यूज अभी शुरू नहीं हुआ, मीन्स कि इसका प्रयोग हमने अभी शुरू नहीं किया। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो परंतु इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, इनका प्रयोग हम भविष्य की मीन्स की जो भविष्य में फ्यूचर में आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। इनका प्रयोग जो फ्यूचर के लिए हम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। हाँ जी, कहता है कि रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो पावर बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंड। कहता है कि जो नदियों का पानी है ना, नदियों का जो जल है, ठीक है, उसको हम बिजली पैदा करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही किया जा रहा है, ठीक है। तो सीमित पैमाने पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। हाँ जी, आगे कहता है कि दस द वाटर इन द डैम फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज रिजर्व्ड विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो कहता है कि इस प्रकार बांधों में जो जल भरा हुआ है, वन जो जंगल है आदि संचित कोश है, ठीक है, रिजर्व है हमारे पास, जिसका प्रयोग जो फ्यूचर में किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आ गई आपकी, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज की अपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है, दैट यूर फेमिलियर विद फ्रॉम योर लोकल एरिया। मीन्स कि आपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडारण और संचित कोश संसाधनों की एक सूची तैयार करनी है, इनकी सभी की एक सूची आपने बनानी है। हाँ जी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।